मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डेगाना के तिलासेन गांव में पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री ने सुबह तिलासेन गांव का भ्रमण भी किया। सुबह सुबह का जो नजारा था वो खुद उन्होंने देखा और यहां मंदिर में चारभुजानाथ मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन भी किए। शिव सागर तालाब की पाल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। ग्रामीणों के साथ बैठकर चाय पी, जो सुबह का रूटीन होता है वो पूरा ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से होता है ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री रचे बसे घुले मिले नजर आए। ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया और यहीं पे मुख्यमंत्री ने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा भी कर दी। बीते रोज मुख्यमंत्री ने तिलासेन गांव में चौपाल की थी। उसके बाद में उनका रात को भोजन डिनर क्या कहें, भोजन कहें, गांव के परिवेश में उन्होंने पंगत में भोजन भी किया। सभी यहाँ पर मौजूद थे, नामचीन लोग, और फिर रात्रि विश्राम भी उनका यहीं पर था। और सुबह तक जैसे ही सुबह पौ फटी, भोर भई, मुख्यमंत्री चहलकदमी करने के लिए निकले और पूरे तिलासेन गांव में वो यहाँ के प्राकृतिक और मारवाड़ के सौंदर्य का नज़ारा करते हुए देखते हुए नजर आए। तो सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय नागौर डेगाना के दौरे पर हैं। शहीद मोडाराम खटकड़ की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद मोडाराम खटकड़ के घर पर उन्होंने भोजन किया। शहीद परिवार के साथ उन्होंने समय बिताया, उनका कुशलक्षेम पूछी और वीरांगना और परिजनों से भी आत्मीय मुलाकात उनकी रही। मुख्यमंत्री का ये डेगाना में एक तरीके से प्रवास है। रात्रि विश्राम भी उनका यहीं पर रहा और ये शहीद के परिवार के साथ उनका बड़ा आत्मीय मुलाकात का समय रहा, जब उन्होंने वीरांगना जो शहीद की धर्मपत्नी है उनसे मुलाकात की। शहीद मोडाराम खटकड़ की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण भी किया, पुष्पांजलि भी उन्हें अर्पित की और वहीं उन्हीं के घर पर भोजन भी उन्होंने ग्रहण किया। नागौर के डेगाना के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और यहां उनका रात्रि विश्राम भी रहा। कल रात को उन्होंने उन्हीं के घर पर भोजन किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र के तिलासेन गांव में शहीद ग्रेनेडियर मोडाराम खटकड़ के निवास पहुंचकर उनके परिजनों के साथ भोजन किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रात्रि चौपाल के बाद में मुख्यमंत्री ने शहीद की वीरांगना और परिवार के सदस्यों के साथ एक आत्मीय मुलाकात की। तस्वीरें देखिएगा, पत्तल में, दोने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भोजन कर रहे हैं और ठीक वैसे ही जैसे गाँव में भोजन प्रसादी होती है पंगत में बिठाकर, मुख्यमंत्री भी वैसे ही बैठे नजर आए। और शहीद मोडाराम के परिवार को आप देख पाएंगे, उनके परिजन पूरे सफ़ेद कलर के मारवाड़ी ग्रामीण लिबास में और ठीक उनके बगल में बैठकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भोजन करते उन्हीं के घर पर दिखाई दिए। उनका कुशलक्षेम उन्होंने जानी और कुछ समय उनके साथ बिताया भी। इसके बाद उन्होंने गांव में स्थापित जो शहीद ग्रेनेडियर मोडाराम खटकड़ की प्रतिमा है वहां पर श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया, उनकी वीर गाथा को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के इस आत्मीय व्यवहार को शहीद परिवार के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है। बशर्ते शहीद ग्रेनेडियर मोडाराम अब हमारे बीच में ना हो, लेकिन उन्होंने जो सम्मान अर्जित किया है और इस धरती के लिए जो उनका सर्वोच्च बलिदान है उसे कभी भूला नहीं जा सकता। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थापित की है और ये तस्वीरें इस बात का द्योतक भी हैं, प्रमाण भी हैं। जयपुर के चोखी ढाणी में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छापा मारते हुए 181 पोर्टल पर शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई और 90 किलो काजू टुकड़ी सीज की गई। मावा तेल के नमूने लिए गए। काजू पैकिंग पर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं मिली थी। आलू फ्राई का तेल जांच में असुरक्षित पाया गया। टीपीसी 31% मिला, जो तय सीमा से 25% से ज्यादा है। सभी नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट के बाद चोखी ढाणी पर अब नियमानुसार कार्रवाई होगी। चोखी ढाणी बहुत
बड़ा एक स्पॉट है या एक ऐसी जगह है जहां पर जयपुर के लोग या बाहर से आने वाले पर्यटक भी पहुंचते हैं और यहाँ के भोजन का और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का आनंद लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से सब स्टैंडर्ड चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, तेल का प्रयोग हो रहा था, या फिर काजू जो एक्सपायरी डेट क्या थी उसकी ये भी लिखा हुआ नहीं था, खुले पैकेट्स यहाँ पर थे, तो फिर ये गंभीर मामला हो जाता है। और तेल को लेकर के तो स्पष्ट ही हो गया कि 25% ज़्यादा गंभीर स्थिति में तेल था, जो शायद ठेलों पर भी बेहतर स्थिति में मिले। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स के अंदर और ऐसे बड़े रिसोर्ट्स के अंदर अगर इस तरह का भोजन परोसा जा रहा है तो फिर ये गंभीर मामला हो जाता है और बहुत बड़ी कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग की ओर से की गई। ब्रेक के बाद बात उस बात की जिसका कि इंतजार है। राजस्थान में मॉनसून का इंतजार है कि तेज बारिश हो, लेकिन मॉनसून कमजोर पड़ गया है। 21% कम बारिश दर्ज की गई है राजस्थान में। आज 10 जिलों में बारिश की संभावना है। तेज बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। 21 जुलाई से फिर से मॉनसून एक्टिव होगा ऐसा बताया जा रहा है। 20 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 22 और 23 जुलाई से बारिश का दौर ऐसा माना जा रहा है और भगवान करे ऐसा हो कि फिर से तेज होने की उम्मीद है या आसार है। 23 से 26 जुलाई के बीच में पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश संभव है। बारिश आना जरूरी है क्योंकि बारिश की और मानसून की इस बेरुखी से किसानों की हालत खराब है और साथ ही साथ इससे चिंता बढ़ जाती है पूरे साल भर के उस सिस्टम की जहां राजस्थान को पानी के संकट से जूझने की स्थिति या परिस्थिति बनती दिखाई दे सकती है। तो इसलिए जो अभी तक का मानसून है वो राजस्थान के लिहाज से बहुत कमजोर रहा है। सिर्फ 21% कम बारिश, या ये कहें कि 21% कम बारिश अब तक के मानसून के दौर में दर्ज की गई है, जो बिल्कुल सामान्य नहीं जान पड़ता है या सामान्य से बहुत कम जान पड़ता है। इससे परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं और इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में जो बता रहे हैं कि साहब सिस्टम एक्टिव होगा और फिर से बारिश आएगी और जो अगला पखवाड़ा है इसमें ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जब से मानसून का ये दौर शुरू हुआ है या राजस्थान में मानसून की एंट्री हुई है उसके बाद से कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी बारिश वैसी नहीं हुई जैसे कि उम्मीद की जानी चाहिए। खासतौर पर जयपुर में तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है। जोधपुर लगभग सूखा पड़ा हुआ है। उदयपुर और आसपास के इलाकों में जहां बारिश भारी दर्ज की जाती है इस वक्त पर मानसून के आने के साथ ही अरावली पहाड़ियों के आसपास, वहां भी बारिश वैसी नहीं है, ना बांसवाड़ा में और ना डूंगरपुर में। तो बारिश वैसी हुई ही नहीं है, ना ही 12 में, जहां से हमको इस वक्त तक साल के इस हिस्से तक इस बात की खबरें मिलनी शुरू हो जाती थी कि किस गांव में पानी भर गया और कौन से इलाकों में कौन से खेत जलमग्न हो गए। कोई ऐसी खबर अब तक नहीं आई है, जो इस बात का कहना चाहिए इशारा है कि आने वाला वक्त अगर बारिश अच्छी लेकर के नहीं आता तो बहुत चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कमज़ोर मानसून और 21% तक कम बारिश पश्चिमी राजस्थान के लिए और भी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न करता है, जहां पर पानी की ऑलरेडी शॉर्टेज रहती है और कई इलाकों में अभी तक जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हुआ, घर घर तक पानी के पाइप्स नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में वो पारंपरिक स्रोतों पर पानी के डिपेंडेंट हैं और अगर वहां भी पानी उपलब्ध नहीं हो और कम बारिश के कारण अगर उनके ऊपर गंभीर प्रहार होता है तो फिर ये इस पूरे हिस्से के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है। हालांकि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अभी सावन आना बाकी है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे ही सावन आता है उसके साथ ये बारिश लेकर के आएगा। लेकिन मानसून की हवाएं या मानसून की घटाएं देश के बड़े हिस्से को या पूरे हिस्से को कवर कर चुकी हैं, या इस समय ऐसा होता है जब मानसून पूरे देश में प्रवेश कर चुका होता है उसके बाद भी बारिश का कम रहना ये चिंता का विषय है। और पूरे राजस्थान में आप इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दीजिए, बाकी जगहों पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर है।
आज भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं आज की जानकारी देता हूं तो आज भी बारिश का कोई अलर्ट, कोई हैवी रेन का कोई अलर्ट प्रदेश भर से नहीं है। वहीं जालोर के भीनमाल में बांडी नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों और ग्रामीणों ने जल संकट को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि सिणधरा बांध बनने के बाद बांडी नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है, जिससे करीब 120 गांवों में पेयजल और सिंचाई का संकट गहरा गया है। उन्होंने बरसात के दौरान नर्मदा का पानी बांडी नदी में छोड़ने, सिणधरा बांध की ऊंचाई घटाने और वंचित गांव में पेयजल आपूर्ति शुरू करने सहित 5 मांगे रखी। मांगे पूरी नहीं होने पर 29 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बाड़मेर के चौटन से बड़ी खबर है, जहां पर डिस्कॉम के एक कर्मचारी के साथ मारपीट, जाति सूचक गालियां देने और लूट की कथित वारदात सामने आई है। पीड़ित कर्मचारी राजेश मीणा ने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान अर्पित एंटरप्राइजेस फर्म के कर्मचारी मानाराम चौधरी सहित 2 अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और उनके मोबाइल फोन, सोने की चेन और हाथ की घड़ी छीन ली गई। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट चौटन पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। घटना को लेकर डिस्कॉम कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या मामला है ये आपका? सर मैं क्या है बावड़ी से आ रहा था तो अईन साहब ने मौके का आदेश से कहा कि सणाव जीएसएस में कोई जियो का काम चल रहा था, तो वहाँ चेक करने के लिए मैं गया हुआ था, लेबर को बताने के लिए वे कैसे काम करते कैसे नहीं करते, तो उसके लिए अईन साहब ने मौके का आदेश से मुझे वहाँ भेजा था। उसके बाद मानाराम करके है अर्पित कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर का आदमी, वो वहाँ शराब के ठेके पे दारू पी रहा था। उसका कार्य भी मेरे बावड़ी में ही चल रहा था, तो वो मेरे को बुलाया पहले तो कई जरा, मैं चला गया, उसका काम चल रहा था। मेरे को जाके पहले तो जयन साहब को उल्टी सीधी गालियाँ निकाली उसने, माँ बहन की। मैंने बोला भाई इस तरह गाली गलौज मत करो, अधिकारी है, अच्छा नहीं है। तो उसने क्या मैंने फ़ोन से जयन साहब को बात भी कराई, तो उन्होंने मेरा फ़ोन फेंक के पहले तोड़ दिया, फिर मेरे को उल्टी सीधी गालियाँ निकालने लगा, गाली माँ बहन की गालियाँ दी। मेरे सर पे हेलमेट लगा हुआ था, उसने एक आंकड़े का डंडा तोड़ के मेरे सर पे मारा। उस हेलमेट पे अभी वो पड़ा है। एक मेरे गले में 2 तोले की सोने की चेन थी, वो तोड़ ली। एक मेरे घड़ी थी यहाँ पहनी हुई, ये देख लो निशान अभी बना हुआ है, घड़ी तोड़ ली। ये मोबाइल देखो, ये मोबाइल है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में विकास और पर्यावरण संरक्षण का शानदार संगम देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण के दौरान बीच में आ रहे वर्षों पुराने पीपल के वृक्ष को काटने के बजाय नगरपालिका ने आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की मदद से सुरक्षित स्थान पर ट्रांसप्लांट किया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी खेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति उद्यान के पास में स्थित ये वृक्ष यातायात में बाधा बन रहा था और इसीलिए विशेषज्ञों की निगरानी में इसे जड़ों सहित सुरक्षित निकालकर आचार्य शमशान परिसर में स्थानांतरित किया गया। इस दौरान यातायात का आंशिक डाइवर्जन भी किया गया ताकि आमजन को असुविधा न हो। नगरपालिका ने कहा कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण उनकी प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत ये सराहनीय और कहना चाहिए बेहतरी पहल की गई है। धौलपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देर रात एक बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने के बाद में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ ट्रांसफार्मर आग की लपटों से घिर गया और देखते ही देखते पूरे इलाके में आग की लपटें देखने लगी और ये ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर जलने से आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण करके नया ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी सीकर पहुंचे हैं और दोनों शेखावटी विश्वविद्यालय में आयोजित ज्ञान सभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में यहां मौजूद रहेंगे। इस दौरान शिक्षा, संस्कार एवं विकसित भारत विषय पर विचार रखे जाएंगे। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास और भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक जयदीप रॉय भी शामिल होंगे। ज्ञान सभा में शिक्षा, भारतीय संस्कृति और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है।